हमारे अपने कुल खानदान के उपस्थित देवकली गांव के और उसके अगल बगल के गांव और नगरों से आए हुए तमाम हमारे साथियों, मंच पर उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी का जो वट वृक्ष है उसको सींचने वाले, उसको पोषने वाले और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके और लंबे समय से मंत्री का पद सुशोभित करने वाले हमारे बहुत ही पूज्य माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे अति प्रिय मित्र माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी। मैंने जैसा बताया कि वो रायबरेली और उस क्षेत्र के बहुत ही कद्दावर नेता है और साथ ही हमारे जिले से उनका एक बहुत ही मधुर रिश्ता जुड़ गया है। उनके बेटे की शादी मऊ की एक बेटी से हुई है, उनके हमारा मिलना भी हुआ है, उनके घर भी जाकर मैं गया हूँ और शायद आप बाबा भी बन गए हैं, उस बच्ची का एक बच्चा भी हो गया अब तो इस तरह से हमारा उनका इस जिले का नाता है। यहाँ उपस्थित माननीय मनोज राय जी, माननीय अशोक सिंह जी, माननीय राजू भाई, गिरीश जी और तमाम माननीय प्रमोद जी और यहाँ उपस्थित ब्रिज किशोर राय जी, श्री राम जायसवाल जी, प्रेम राय जी, सूरज राय जी, प्रवीण राय जी, सर्वेश राय जी, रजनीश राय जी, प्रदीप गुप्ता जी, सोहन कुमार जी, केदार यादव जी, सर्वेश राम जी, गिरीश नारायण, मैंने नाम ले लिया। आप सबसे आज यहाँ मिलकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है और सच बात तो ये है कि जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को आपसे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं, हम आप एक परिवार के, जैसा मैंने कहा हमारा आपका एक कुल खानदान है। शायद कुछ 100 साल पहले एक ही गांव में, एक ही जगह में हम लोग रहते रहे होंगे, उसके बाद जब कुनबा बढ़ा होगा, परिवार बढ़ा होगा तो हम लोग 10, 20, 25, 50 गाँव में फैल गए होंगे, इतना ही फर्क है। बाकी तो हमारा आपका खून एक ही है। हमारे मन में जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मुझे अब खुल के कोई बात करने की आवश्यकता लगती नहीं है। हम सबको अपना गौरव बचाना है, अपने जो पार्टी है उसका हाथ मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी का, और अपने बड़े नेताओं का, माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का जो यश हो, यश बढ़े, उनका जो सुशासन है उसको चलने के लिए, हम लंबे समय तक चलने के लिए एक ये ऑक्सीजन की तरह का एक ये चुनाव आया है। कोई भी शासन व्यवस्था जब चलती है, जब जनता का सहयोग उसको मिलता हुआ दिखता है तो शासन जो करने वाले लोग हैं उनको और बल मिलता है, उनको ताकत मिलती है। कल शाम को शायद वो पत्रकार मित्र को मैंने यहाँ देखा भी, कल शाम को हमको एक पत्रकार मित्र मिल गए थे और उन्होंने पूछा कि माननीय केशव मौर्य जी ने अखिलेश जी को कोबरा कह दिया, तो अखिलेश जी ने उसका जवाब दिया कि कोबरा नहीं, विकास की बात होनी चाहिए। तो मैंने पत्रकार को कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। और इसमें जहां माननीय मोदी जी की राजनीति जब शुरू हुई तो सबसे पहला जो उनके ऊपर वो लगा कि ये विकास की राजनीति करते हैं। पूरा गुजरात का 14 साल का उनका मुख्यमंत्री का जो काल था, उनमें 3 बार विधानसभा के चुनाव उन्होंने लड़े, 2002, 2005, 2007, इस तरह के जो चुनाव उन्होंने लड़े 12, उसमें हर बार सिर्फ विकास का ही मुद्दा उठाया जाता था, विकास के मुद्दे पे बात होती थी। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब हमारे विरोधियों को भी ये बात दिखने लगी है कि यार भारतीय हम लोग बकवास करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करके ये तो वोट ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है जनता से जुड़ी हुई है, हम लोगों को राशन मिले उसकी बात करते हैं, लोगों को स्कूल मिले, लोगों को अस्पताल अच्छा मिले उसकी बात करते हैं, हर बेघर को घर मिले, हर गांव में बिजली, हर मोहल्ले में, हर मजरे में बिजली पहुंच जाए इसकी बात करते हैं।
तो ये वही कल जो है अखिलेश जी चौंक गए थे, कह यहाँ तो खाली विकास की बातें हो रही हैं, माननीय शाही जी बात करते हैं तो इसलिए दारा सिंह को जिताने की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ रहेगा। जैसा माननीय दिनेश सिंह जी ने कहा, यहाँ रहेंगे तो आपकी बात सुनेंगे, आपके लिए सड़क बनवाएंगे, आपके लिए बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे, आपके लिए स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो लोगों के साथ और विकास यही बात करते हैं, इतना तो अब क्लियर हो गया। अब रही बात दो पार्टियों की तुलना करने की, तो आपको जब वो लोग आवे, जैसे हो सकता है कि जैसे हम आए हैं वैसे वो लोग भी आवे, लोकतंत्र की यही अच्छाई है कि हर पक्ष को अपना, हर पार्टी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन उनसे ये पूछना जरूर चाहिए कि भाई आप जिस विकास की तुम कहते हो कि अच्छा, और वो पार्टी तो ऐसी है कि जिनको 4-4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने इस राज्य का नेतृत्व करने का मौका दिया। 3 बार माननीय नेताजी जो अखिलेश के पिताजी हैं उनको, और 1 बार स्वयं अखिलेश जी इस राज्य का पूरे टर्म के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जो चीजें आज वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उनके समय काल में उन्होंने अगर इतनी चिंता किया होता तो कितना फर्क पड़ जाता पूरे राज्य का। तो ये बात आप सबको और हम सबको याद रखना होगा। विकास की जहाँ तक बात है, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं और मेरे साथ उन दिनों में पढ़ने वाले भी कई नौजवान, यहाँ अरुण यहीं खड़े थे, कहीं अरुण है, ये सब लोग, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्हीं दिनों राज्य में कांग्रेस का शासन का लगभग अंत हुआ और जब ये लोग, मैं तो उस समय निकल चुका था पढ़ करके, लेकिन ये लोग शायद उस समय भी पढ़ते रहे होंगे, उन्हीं दिनों समाजवादी पार्टी का शासन का शुरुआत हुआ। जैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही ये सभी युवा साथी इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं, किस तरह से नौकरी देने के मामले में किस तरह की शिक्षा का अवमूल्यन इन लोगों ने किया और किस तरह से जो भर्ती की जो प्रक्रिया थी उसमें धांधली कैसे शुरू हुई। ये पहला मौका था 88, 89, 90 का जो समय, जो ट्रांजिशन संक्रमण काल था उसके बाद का, कि इस राज्य में पीसीएस की परीक्षा हो, दरोगा की परीक्षा हो, एसडीएम की परीक्षा हो, उसमें धांधली और बड़े पैमाने पर धांधली होना शुरू हुई। जाति के नाम पर भर्तियां होने लगी। चाचा की एक लिस्ट आती थी, भतीजे की एक लिस्ट आती थी, काका की एक लिस्ट आती थी और उस लिस्ट के हिसाब से विद्यार्थी कुछ भी लिख के आवे काफी में, विद्यार्थी कुछ भी आंसर लिख के आवे, लेकिन जो भर्ती होती थी तो कहीं चाचा वाली लिस्ट में से होती थी, कहीं भतीजे वाली लिस्ट में से होती थी। एक आध किस्सा तो मैं ऐसा भी सुना हूँ कि एक आदमी गए तो एक चाचा जी के पास गए कि भाई साहब में परीक्षा हो रही है, जरा हमारे बेटे के लिए मदद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि हमारी लिस्ट तो अब जा चुकी है, कोटा पूरा हो गया है, तुम फलाना चाचा के पास चले जाओ, शायद उनके यहाँ एक आध 2 की गुंजाइश हो तो उसमें डाल देंगे तो तुम्हारा हो जाए। और सच में हो जाता। ऐसे हमारे लोक सेवा आयोग का इतना अवमूल्यन इतना हुआ कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करके और उसको लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ा। ऐसा शासन इन लोगों ने दिया। किस विकास की बात करते हैं लोगों को जो गुंडागर्दी थी उसका भी अनुभव आप सबको है। इसी कोपा में, इसी दोहरी में, घोसी में, मऊ में कितने आए दिन हत्याएं होती थी। यही बैठे हैं हमारे माननीय अशोक सिंह जी, इनके भाई की हत्या यहाँ के माफियाओं ने किया और वो सभी माफिए जो है वो समाजवादी पार्टी के बैनर के तले, छत्र के तले वो पलते और बड़े इस तरह का शासन इन लोगों ने एक गरीब को मकान नहीं। यहाँ राज्य में इस समय लगभग 60 लाख इंदिरा आवास दिए जाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है भाइयों बहनों। जब 2012-14 में केंद्र सरकार ने अखिलेश जी की सरकार से पूछा कि आपके राज्य में कितने बेघर हैं, क्या एक कोई सर्वे करके आप लोग बताएंगे, 15-16 की बात है, तो इन लोगों ने कुल राज्य में खाली 17,000 मकान की लिस्ट भारत सरकार को दिया था। भारत सरकार भी चौंक गई, कह रहे यूपी में इतना कम ही काम बाकी है, बाकी सबको मकान मिल गया। आपको यकीन है, आपको तसल्ली है कि ये 17,000 की लिस्ट सही है? तो कोई जवाब नहीं। संयोग से 2017 में माननीय
माननीय शाही जी की, माननीय योगी जी की सरकार आ गई और फिर भारत सरकार ने कहा कि भाई ये राज्य सरकार अब बदलाई है, तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि आपके यहाँ वास्तव में कितने बेघर लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है। तो उस समय जो है लगभग 50 लाख 60 लाख का मकान विहीन लोगों को, घर विहीन लोगों को का आंकड़ा गया और उसमें से ज्यादातर को अब मकान जो है पिछले 5-7 सालों में, 5-6 सालों में दिए जाते। वही हाल मजरों के विद्युतीकरण का था। पिछले 6 साल में 1.25 लाख मजरों का विद्युतीकरण हुआ। तो ये क्या बात करेंगे ये लोग विकास का? विकास भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ हम लोग विकास की एक प्रक्रिया शुरू किए हैं। और वो भी इस तरह का कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को प्राथमिकता देते हुए, अभी मैं खाली आपको 2-3 उदाहरण दूंगा कि माननीय मोदी जी ने वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में और सब जगह जहां भी उन्होंने काम किया, चाहे सोमनाथ की मैं बात कर सकता हूँ, चाहे द्वारका इसकी बात कर सकता हूँ, कहीं की भी बात किया, लेकिन क्योंकि आपके नजदीक में वाराणसी है इसलिए मैं वाराणसी का उदाहरण दे रहा हूँ। वाराणसी के जब सांसद बने तो जहां उन्होंने एयरपोर्ट बढ़िया बनवाया, जहां उन्होंने 4 लेन रोडें बनवाई, चाहे बनारस से गाजीपुर मऊ आने वाली रोड हो, चाहे बनारस से सुल्तानपुर जौनपुर जाने वाली रोड हो, चाहे रिंग रोड हो बनारस की। आप लोगों में से कई लोग गए होंगे बनारस में, कितना chaos होता था, कितना कंजेशन होता था, कितना ट्रैफिक जाम होता था। उससे मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड बनवाया, लेकिन साथ ही विकास के जो आधुनिक ये सब मापदंड है, एयरपोर्ट, रोड, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, वहीं उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए भगवान विश्वनाथ के मंदिर का भी नवीनीकरण करा करके उसको दुनिया के अद्वितीय केंद्र में बना दिया। वही काशी पहले जो जर्जर जैसी दिखने लगी थी, वही अब दिव्य और भव्य दिखने लगी है, अलौकिक। एक बार फिर से जो महादेव की नगरी थी अलौकिक, वैसी अलौकिक काशी दिखने लगी। दूसरा एक उदाहरण बताऊं कि किस तरह से हम लोग राष्ट्र धर्म का और सनातन धर्म का दोनों को साथ लेकर के चलने का एकदम ताजा उदाहरण मैं आपको एक और देता हूँ। वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से हमारा चंद्रयान जो है चंद्र पर पहुंच गया। आप सबको मालूम है कि उसका जहां चंद्रयान लैंड हुआ, जहां उतरा, उस जगह का एक नामकरण किया जाता है। एक ऐसी परंपरा है जहां वो उतरा था उस जगह को क्या भविष्य में 100 साल 200 500 साल बाद किस नाम से वो जगह जानी जाएगी, उसका एक नामकरण करने का प्रश्न आया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जमीन के जिस टुकड़े पर उतरा था, वहां के धरातल पे जिस टुकड़े पर उतरा था, उसका नाम होगा शिव शक्ति। ये है हमारी, जहां एक तरफ आधुनिक से आधुनिक विज्ञान, जिसका अमेरिका भी दांतों तले उंगली दबा लिया, हमारा चमत्कार हमारे वैज्ञानिकों का देख के, वहीं साथ में शिव और शक्ति। जहां चंद्रयान 2 हमारा फेल हुआ था, लेकिन जहां अपेक्षित था उसका उतरना, उस जगह का नाम दिया गया, क्या दिया गया? तिरंगा। उस जगह का नाम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस जगह का नाम दिया गया है तिरंगा। तो इस प्रकार हम देश को आधुनिकता की तरफ ले जा रहे हैं, देश को एक आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बना रहे हैं। देश हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हम तमाम वैज्ञानिक, औद्योगिक सारे के सारे प्रबंध कर रहे हैं। आपने सुना होगा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। वही साथ में हमारा सनातन धर्म, क्योंकि वही हमारी परंपरा है, वही हमारा पास्ट है, वही हमारा पाश्चात्य है, उसको हम भूल करके आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारी मान्यता है, ये हमारे नेताओं की मान्यता है। तो इसलिए और ये लोग 25-25 साल के शासन काल में, मैं आपने भी देखा होगा और मैंने भी अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, यहाँ आपका चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि बहुत से हमारे मित्र आगरा से आए हैं, यहाँ देखिए फोटो ले रहे हैं, ये आगरा से आए हुए हैं। ये लोग मथुरा अक्सर जाते रहते हैं, इसलिए मुझे याद आ गया। मथुरा
हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या, तो जानते ही हैं किस तरह से कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी, चाहे काशी हो, एक ईंट इन्होंने नहीं रखी थी 25-30 साल में। वहाँ की इतनी बड़ी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है भाइयों, इतना बड़ा हमारा 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 हमको गौरव हो, ऐसी हमारी जगह है। पूरी दुनिया जिस मथुरा को, जिस काशी को मानती है, जिस अयोध्या को मानती है, वहाँ इन लोगों ने अपने शासनकाल के 25-30 सालों में एक ईंट, एक पत्थर भी नहीं लगाया था उसके नवीनीकरण के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है। तो ऐसी सरकार में जब हमने आपको एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है कि आपने व्यक्ति तो सही चुना था, पिछली बार भी व्यक्ति तो वही है दारा सिंह चौहान, लेकिन गलत सवारी पे आपने बैठा दिया था, वो पंचर साइकिल पे आपने बैठा दिया था। अब हम लोग आपको डबल इंजन लेकर के आए हैं कि इसमें बैठा हो, डबल इंजन में बैठाएंगे, कोसी का विकास होगा, यहाँ से लखनऊ तक पहुँचने का रास्ता आपका साफ होगा, यहाँ से दिल्ली तक पहुँचने का आपका रास्ता साफ होगा। ये अपने स्वार्थ में है, मैं आपके घर का हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अपने बाकी सब भूल जाइए, राष्ट्र धर्म भूल जाइए, सनातन धर्म भी ना याद आवे चलेगा, लेकिन अपना हित, स्वधर्म जिसको कह सकते हैं, अपना हित को देखते हुए ये उम्मीदवार आपके सर हर कसौटी पे खरा उतरने वाला उम्मीदवार आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है, उसे विजयी बनाना ही रहेगा। और आप सब हमारे साथ बोलेंगे, हाथ उठा करके दारा सिंह चौहान को आप विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।